हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली तो डिलीट हो चुका है बोर्ड से, पर नीट से ये नहीं डिलीट हुआ है और आपको ये फ्यूचर में डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोच के स्किप मत करना कि ये तो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया तो हम ना पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर मैं इसे स्किप नहीं कर रही हूँ तो ये भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी इसे स्किप ना करो और इसे पूरा पढ़ो। 1 घंटे की क्लास है, एक बार में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, पूरा फुल चैप्टर। तो कहीं परेशान होना ही नहीं है, एक बार में कंप्लीट करो, फिनिश करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें हम चैप्टर को। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये है आपका चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका क्या, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब होता है? एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है? हस्बेंड्री मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हस्बेंड्री में यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, हस्बैंड दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि हस्बैंड मतलब कि बोलो तो जो सभी की केयर करे और लव दे। ठीक है, लव एंड केयर टू ऑल, लव एंड केयर टू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में भी वही हो रहा है कि एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल्स को केयर देना और लव देना। ठीक है, it deals with the scientific management of livestock. It deals with the scientific management of livestock. livestock के scientific management को यहाँ पे animal husbandry बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, various aspects such as, जैसे कि फीडिंग, ब्रीडिंग, डिसीज कंट्रोल, भाई उन्हें खाना दो, पानी दो, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग प्रॉपरली करवाओ, उनको डिसीजेस से प्रोटेक्ट करके रखो, यही तो एनिमल हस्बेंड्री है। अब इसमें हम कौन कौन से एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, रेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिशिंग, फिश फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्लियर है। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इसको हम एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी बोलते हैं, ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ क्या, एग्रीकल्चर करेंगे या खेतीबाड़ी होगी क्या? खेतीबाड़ी होगी क्या? नहीं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। ठीक है, लाइफ स्टॉक, तो ये होती है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद में काऊ, बफेलो, कैटल, शीप, कैमल, इन सबको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेयरिंग, कैचिंग और रेयरिंग करते हैं जानवरों की, कैचिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। ठीक है, बेचे भी जाते हैं, क्या करा जाता है, सेलिंग करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पे एनिमल्स की रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग। ठीक है, जैसे फिश, मोलस्का और फिश, मोलस्का। ठीक है, कैचिंग में क्या है, भैंस को तो कैच करोगे नहीं, कैच करने क्या जाओगे, मतलब पकड़ने क्या जाओगे, मछली पकड़ने जाओगे ना, तो दिमाग लगाओ। रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग, या मछली पालन, जो मछलियों का पूरा रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग होता है, वो भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। ब्रीडिंग ऑफ फोल्स फॉर एनिमल, ब्रीडिंग ऑफ फाउल्स फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये भी आता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। और क्या आता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि क्या, इंडिया और चाइना जो है ना, इंडिया और चाइना में 70% वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन प्रेजेंट है। 70% वर्ल्ड
लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे इतनी 75% है, लेकिन इसमें से 75 में से सिर्फ 25%, ठीक है, सिर्फ 25% ही जो है क्या करा जाता है यहाँ पे वर्ल्ड में बेचा जाता है, ठीक है। ओनली contribute 25% of the world farm produce, only contribute 25% of the world farm produce, ठीक है। बाकी का खुद यूज कर लेते हैं, बाकी का खुद यूज कर लेते हैं, 25% सिर्फ वर्ल्ड फार्म में दिया जाता है। क्लियर होगी बात? इतना समझ में आया या नहीं आया? देखो हैंड राइटिंग मेरी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, अच्छी आने लगेगी, ठीक है। चलो ये हो गया, अब इसको हम हटाते हैं। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करेंगे। डेयरी, मान लो आपको डेयरी खोलनी है, ठीक है, डेयरी खोलनी है, डेयरी का बिजनेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? It is done usually for the production of milk and drought labor for agricultural work। यहाँ पे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या करा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सी डेफिनेशन दी हुई है, अगर हम इसको और इजी कर दें, ठीक है, इसको इजी कर दें, सो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल। क्या है? इट इज द, दिख रहा है सबको? इट इज द मैनेजमेंट, it is the management of animals for milk, ठीक है, मिल्क के लिए एनिमल्स का मैनेजमेंट करना, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये है डेयरी मैनेजमेंट, ठीक है, किसके कंजम्पशन के लिए? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। किसके कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं हम? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। समझ में आ गया? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। नाउ इसका काम क्या है? इसका काम है क्वालिटी को इम्प्रूव करना और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। डेयरी खोलता है अगर कोई, किसी की बड़ी सी डेयरी है, उनका काम क्या होता है? अच्छे से अच्छा मिल्क प्रोड्यूस हो, लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस हो, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मिल्क यील्ड प्राइमरली किस पर डिपेंड करता है? जो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिल्क यील्ड जो है, ओके आई एम ट्राइंग कि हम ब्लैंक स्क्रीन ट्राई करें कि कहाँ से? ओके, नो 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 नो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हम ट्राई करते हैं कि ब्लैंक स्क्रीन कहाँ से ओपन होती है। ओके ओके फाइन, वी गॉट दिस, हमें मिल गई ब्लैंक स्क्रीन। यहाँ पे लिखें क्या हम? ओ शिट, ओ नो 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 यार, ये ना बड़ा दिक्कत वाला काम है। ठीक है, ओके डन। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, मिल गया मुझे, फाइनली हमें ये मिल गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है बेटा, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी? यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन करना, मिल्क प्रोडक्शन, वो भी किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है, किसके लिए? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेन काम क्या होता है? मेन काम ये होता है कि जो मिल्क है उसकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट का काम होता है। अब मिल्क यील्ड प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है? मिल्क यील्ड प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है? मिल्क यील्ड ब्रीड पे, राइट। जितनी अच्छी ब्रीडिंग होगी उतनी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन होगी। ऑन
क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स, ठीक है, ब्रीड्स की क्वालिटी पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद में अगर हम देखें प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस कैरीड आउट, ठीक है, क्या प्रोसेस कैरीड आउट करती है फॉर मैनेजिंग डेयरी फार्मिंग, स्टेप्स फॉर मैनेजिंग डेयरी फार्मिंग। अगर आप लोग फ्यूचर में सोच रहे हो तो ध्यान से पढ़ लो कि कैसे आप मैनेज करोगे। स्टेप्स फॉर मैनेजिंग डेयरी फार्मिंग, ठीक है, क्या स्टेप्स हैं यहाँ ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, सबसे पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। भाई अच्छी क्वालिटी के ब्रीड्स मिलेंगे तो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा, हाई क्वालिटी ईल्ड होगी, है ना। अगर आप अच्छी ब्रीड लोगे तो हाई क्वालिटी ईल्ड होगी यहाँ पे। दूसरा स्टेप अगर हम देखें, सेकेंड स्टेप क्या है, कैटल इज वेल हाउस्ड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई, कैटल को ढंग की जगह रखना है, अच्छी जगह, ठीक है। कैटल इज वेल हाउस्ड, अच्छा घर हो, कंजेस्टेड ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है। कैटल इज वेल हाउस्ड विथ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, विथ प्रॉपर वाटर सप्लाई। भाई इन्हें पानी दो, अच्छा पानी दो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जितनी पानी की ज़रूरत है उन्हें पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। ये हो गई दूसरी चीज़। काफ़ी गंदी हैंडराइटिंग लिखते हुए, पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है हमारा, हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है ये हमारा, ठीक है। अब कैटल इज फीड इन अ साइंटिफिक मैनर, कैटल का जो खाना होगा, ठीक है, कैटल शुड बी फीड इन साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर का क्या हुआ कि मैम हम उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डालेंगे, इतना अमाउंट H2O डालेंगे, फिर हम उसमें इतना अमाउंट ऑफ मिनरल्स, इतना विटामिन, इतना, ये पूरा रेसिपी बना के देंगे, नहीं नहीं। साइंटिफिक मैनर का मतलब वो नहीं हुआ। साइंटिफिक मैनर मतलब क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को ध्यान रखते हुए, क्या क्वालिटी है उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, न्यूट्रिशियस डाइट देना बहुत ज़रूरी। खाना अच्छा दोगे अगर तो वो जो कैटल है वो प्रॉपर तरीके से मिल्क प्रोड्यूस करेगा और न्यूट्रिशियस मिल्क रहेगा, बल्कि खाना नहीं दोगे तो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है, क्वालिटी और क्वांटिटी सही होनी चाहिए। चौथी चीज़, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है आपको, हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन बहुत गंदे में रखोगे तो बीमार हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे। हाइजीन का ध्यान रखना है कि प्रॉपर हाइजीन हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे भी हाइजीन, मिल्क स्टोरेज के टाइम पे अच्छे से मिल्क रखा जाए, नहीं तो अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा दूध। हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट के दौरान ध्यान रखना है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होगे, ट्रांसपोर्ट के दौरान हाइजीन होनी चाहिए, तो हाइजीन का ध्यान रखना। अगली चीज़ और कुछ भी है क्या, हाँ, हमें रेगुलर इंस्पेक्शन करना है। रेगुलर इंस्पेक्शन, भाई चेक करो कैटल्स बीमार तो नहीं है, कोई उन्हें डिसीज तो नहीं है, तो रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन, ठीक है। और आखिरी चीज़ और छठवीं चीज़, आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ है रेगुलर विजिट बाय अ वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर का रेगुलर विजिट यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, इसको दबा देंगे तो सब चला जाएगा क्या, कोशिश करते हैं, सब चला गया। अब हम अगर वापस अपनी स्लाइड्स खोलें, कहाँ से खोलेंगे, एग्जिट नोट्स, डोंट सेव, आ गया, वेरी गुड, आ चुका है। अब हम वापस पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे, एस्पेक्ट सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग, डिसीज कंट्रोल, ये सब ध्यान रखना है, ये तो हम बता चुके हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म एनिमल्स इन्वॉल्व रेगुलर मेंटेनेंस, क्लीनिंग ऑफ एनिमल शेल्टर, एनिमल शुड बी केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड रूफ्स, वो तो हमने सारे स्टेप्स देख लिए, 6 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है पोल्ट्री फार्मिंग का,
यहाँ पे हमें पता है पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो की जाती है टू मीट द डिमांड फॉर एग, एग की डिमांड को पूरा करने के लिए, और साथ ही में चिकन, ठीक है, एग एंड चिकन की डिमांड को यहाँ पूरा करने के लिए इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक फॉल्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्स एंड चिकन। एग्स एंड चिकन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे चिकन, डक, टर्की, गीज ये सब रखे जाते हैं। यहाँ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो हम लिख दे रहे हैं क्या क्या रखा जाता है, चिकन, और बर्ड्स भी रखे जाते हैं, गीज भी रखे जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग में रखी जाती हैं। डक 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 भी रखते हैं, टर्की, ठीक है। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं एनिमल्स, ये पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट में रखे जाते हैं। अब फिर से आ जाओ, फॉर क्यों करते हैं हम पोल्ट्री फार्मिंग? अच्छा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री, इसके लिए आपको रेगुलर क्लींजिंग ऑफ फार्म इज द आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। रोज सफाई होनी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेनेंस होना चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे, एंड प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज एंड पेस्ट। पूरे जितने भी डिसीजेज वगैरह हैं उससे बचा के रखो, और अगर मान लो हो जाती तो इसका क्योर निकालो, क्योंकि हमें पता है बर्ड फ्लू कितना ज़्यादा फैल गया था अभी एक टाइम पे, है ना। तो उससे बचने के लिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जहाँ से आपने लिया है, ठीक है, वो जगह क्लीन है कि नहीं है, या जिस बर्ड का या जिस एनिमल का आप मीट ले रहे हो वो डिसीज़ फ्री है या नहीं है, नहीं तो उससे डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में यही आता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे किस चीज़ की, इसमें भी स्टेप्स बताऊंगे, नहीं इतने ही स्टेप्स ठीक है, सफिशिएंट है, इतना इससे ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। अब आ जाओ ब्रीडिंग। What is breeding? Breeding मतलब कि increase the yields of animal, improve the quality of animal produce and produces disease resistant variety. Breeding में क्या करते हैं हम? एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं, ठीक है। क्यों ब्रीड कराते हैं? जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, ठीक है, और डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ एनिमल प्रोड्यूस हो जाए, इसीलिए हम क्या कराते हैं? ब्रीडिंग कराते हैं। क्लियर हो गई बात? मेथड क्या है ब्रीडिंग की? अच्छा एक चीज़ यहाँ पर रह गई, वो भी हम समझेंगे। क्या रह गया? फिर से हम लेंगे क्या, हमें चाहिए है, ओके क्या चाहिए हमें, ये क्या है? क्लिक तो मैंने कर दिया है, अरे फिर गलत खोल लिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नोट्स, बहुत सही। नहीं ठीक है, ओके आ गया, यही चाहिए था हमें। क्या रह गया इसमें? इसमें रह गया आपका बी कीपिंग। क्या रह गया? बी कीपिंग, जिसे हम और क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। इसको हम एपी कल्चर बोलते हैं या फिर बी कीपिंग जिसे बोला जाता है। इसमें क्या है? मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी, ठीक है, यहां लिखेंगे हम मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी के हाइव्स का मेंटेनेंस करना, ठीक है। एपीकल्चर मतलब हनी बी के हाइव्स का मेंटेनेंस करना, किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। क्यों कर रहे हैं? हम अपने फायदे के लिए ही कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है कि हमें कुछ इनसे काम करना ना। हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी के प्रोडक्शन के लिए हम उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं बी कीपिंग और एपीकल्चर, ठीक है। बी कीपिंग जो है वो कहाँ की जाती है? जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो बीज की, अवेलेबिलिटी ऑफ बीज, ठीक है। बीज जो है अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट
होनी चाहिए। और ठीक है, और क्या है, कहाँ मिलेंगी ये, कहाँ मिलेंगी हम बताएं, ये कहाँ मिलेंगी, श्रब्स के पास में, ठीक है, जहाँ पे श्रब्स होंगे ये श्रब्स के पास में मिलेंगी, वाइल्ड श्रब्स। फ्रूट ऑर्चिड्स, फ्रूट ऑर्चिड्स, मीठा जहाँ पे होता है, अब फ्रूट्स मीठे होते हैं तो वो मीठे के पास मंडराती हुई वहाँ पे मिलेंगी बीज, तो वहाँ मिल जाती हैं बीज। और जहाँ पे क्रॉप्स हो, कल्टिवेटेड क्रॉप्स। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस कर लिया हमने, फिर हमें वहाँ पर रखना है जहाँ पे बीज हमें अमाउंट ज़्यादा मिले। सबसे कॉमनली रेयर्ड, ठीक है, कॉमनली रेयर्ड जो स्पीशी है ना इसकी, किसकी, बी की, कॉमनली रेयर्ड स्पीशीज जो है वो क्या है, एपिस। क्या है, कौन बताएगा, किसको पता है कि जो कॉमनली रेयर्ड स्पीशी है वो क्या है, वो है एपिस, एपिस इंडिका। फिर से लिख दें, APISINDICA, एपिस इंडिका जो है ये सबसे ज़्यादा रेयर करने वाली स्पीशी है इंडिया में, ठीक है, एपिस इंडिका रेयर की जाती है। इसके बाद में सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए क्या चाहिए, अगर हम बात करें फॉर अ सक्सेसफुल बी कीपिंग, इसके भी स्टेप्स हैं। सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर से कुछ स्टेप्स देखेंगे। जो लोग ये चीज़ करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं, सक्सेसफुल बी कीपिंग करना चाहते हैं, सबसे पहला नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। भैया अगर आपको पता ही नहीं है कि बी कैसे रहती है, ठीक है, उसको कैसे आपको न्यूट्रिएंट्स देना है, कैसे उसको पालना है, तो आप कैसे रख पाओगे। बी की हैबिट्स पता होनी चाहिए, बी के बारे में आपको उसका नेचर पता होना चाहिए। सो कीप नॉलेज, नॉलेज अबाउट द नेचर, साथ में लिखते जाना, ठीक है, एंड हैबिट्स ऑफ बीज। सबसे पहली चीज तो यही जरूरी है, टू नो द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। सेकेंडली आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन। सूटेबल लोकेशन का सिलेक्शन करना है आपको, ऐसी जगह जो आप आराम से वहाँ पे आपको बीज मिल सके, वहाँ पे उन्हें आराम से रख सके, थोड़ा आउट में, नहीं तो पता चले वो बी जो है बाहर निकल आई और पूरे में फैल गई, तो सूटेबल लोकेशन। नेक्स्ट और क्या करना चाहिए बताओ, और क्या करेंगे हम, और कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ बीज। फिर कैसे उनको कैच करोगे, फिर उनका हाइव बनवाओगे, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ ग्रुप ऑफ बीज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट पे आ जाए हम, फोर्थ और क्या करना पड़ेगा आपको, और आपको करना पड़ेगा मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट सीजन। सीजन तो खराब होगा ही, बारिश आएगी, ठंड आएगी, गर्मी आएगी, आंधी चलेगी, तूफान आएगा, तो उसको, उसके हाइव को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। मैनेजिंग of beehives during change in seasons, ठीक है, सीजन का जब चेंज आएगा उस टाइम पे कैसे आपको उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या आता है, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी, ठीक है, हनी और वी बैग्स, कैसे उसको कलेक्ट करोगे और कैसे उसको हैंडल करोगे, किसको, हनी को। क्या चाहिए हमें, हनी तो चाहिए, हनी और
बी वैक्स, दो ही चीज़ें निकाली जाती हैं। तो ये था पूरा एपीकल्चर या बी कीपिंग के बारे में। अब हम आएंगे वापस स्लाइड्स पे। यहाँ पे ब्रीडिंग की बात कर रहे थे हम कि ब्रीडिंग क्या है। तो ब्रीडिंग हम भी बताया था कि जब हम क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ईल्ड को बढ़ाना चाहते हैं, तब की जाती है ब्रीडिंग। तो अब मैम ब्रीडिंग के टाइप्स भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं ब्रीडिंग के टाइप्स। तो यहाँ देखो ब्रीडिंग होती है बेटा दो तरीके से। कैसे होती है? ब्रीडिंग होती है दो तरीके से। एक होती है इनब्रीडिंग, ठीक है, एक होती है आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग में होता है बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज, बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, जिनके 4 to 5 एंसेस्टर्स सेम है, ठीक है। वहीं अगर हम आउट ब्रीडिंग की बात करें तो यहां पे एक्चुअली में क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, मतलब कि जिनके 4 to 5 एंसेस्टर्स आर नॉट सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आउट ब्रीडिंग डिफरेंट स्पीशीज कहला गई। अब आउट ब्रीडिंग 3 तरीके से होती है। 3 कैसे? आउट, क्रॉस और तीसरा इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। आउट ब्रीडिंग, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग होता है, आउट ब्रीडिंग नहीं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 होती हैं, इनको नोट कर लो, इनको नोट कर लो। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नोट करो, फटाफट से इसको नोट करो। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये चार्ट बना लो सभी लोग। हो गया? बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। अभी मैंने बताया इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ मेटिंग क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। क्लोजली रिलेटेड बताया था मैंने, बहुत घनिष्ठ मित्र, यारी, दोस्ती, रिश्तेदारी, जो भी कहना चाहो वो है इनके बीच में। सेम ब्रीड के होते हैं 4 to 6 जनरेशन। ये भी मैंने अभी बताया था आपको, 4 to 6 जनरेशन। इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। हाँ, अब ये कर क्या रहे हैं? ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशन ऑफ अ प्योर लाइन देखने को मिलेगा। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी और क्या हो सकता है इससे फर्टिलिटी डिक्रीज भी होती है, ठीक है। फर्टिलिटी डिक्रीजेस भी होती है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। होमोजाइगोसिटी बार बार इन ब्रीडिंग कराएंगे तो फर्टिलिटी जो है वो घट जाएगी इन ब्रीडिंग में, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? आउट ब्रीडिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ मेटिंग एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। इट ब्रिंग हेट्रोजाइगोसिटी। दूसरी ब्रीड्स हैं भाई, इनके पूर्वज जो है वो सेम है ही नहीं, तो ये क्या लाएंगे? हेट्रोजाइगोसिटी लेकर आएंगे।
अब देखो आउट ब्रीडिंग के टाइप्स देख लो। आउट ब्रीडिंग जो है वो तीन तरीके की होती, तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, और एक और क्या बताया था? बोलो बोलो बच्चों बोलो, क्या बताया था? आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरा बताया था मैंने इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आउट क्रॉसिंग, इट इन्वॉल्व्स द मैटिंग ऑफ एनिमल्स विथ सेम ब्रीड, ठीक है, बट सेम ब्रीड तो है। अभी आप कहोगे मैम आपने कहा था डिफरेंट, सेम ब्रीड है, breed is same but remember they do not have any common ancestor for last 4 to 5 generation। यही बोला था मैंने, बोला था ना? हाँ, तो यहाँ पे ब्रीड सेम है, ब्रीड इज सेम बट एंसेस्टर्स 4 से 5 जनरेशन से सेम नहीं है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात कि नहीं? कोई वो देखता है, भाभी जी घर पे हैं, जैसे भाभी जी कितने अच्छे से ऐसे बोलते हैं ना, ठीक बा, तो मुझे वो याद हो गया है। चलो यहाँ देखो, क्रॉस ब्रीडिंग, इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग बिटवीन द सुपीरियर इंडिविजुअल्स ऑफ 2 सेपरेट ब्रीड्स। ये क्या करता है? सुपीरियर इंडिविजुअल होते हैं 2 सेपरेट ब्रीड्स के, मतलब एक ब्रीड का सुपीरियर, दूसरी ब्रीड का सुपीरियर, ठीक है। जैसे कि हिसारडेल इज अ वेराइटी, हिसारडेल, ठीक है, एक वेराइटी है, नाम है वेराइटी करने को। क्या मैम हिसार सर क्या बोल रहे हो? हिसारडेल एक वेराइटी है शीप की जो कि प्रोड्यूस होती है जब बीकानेरी, हाँ बीकानेरी ही लिखा है, बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम्स को कंबाइन करते हैं। नहीं समझ में आया? देखो फिर से, यहाँ पे हमारे पास में है बीकानेरी ईव्स और क्या है? मैरिनो रैम्स। इन दोनों की हमने क्रॉस करा दी, मेटिंग करा दी, तो हमें एक नई वैरायटी मिल गई जिसका नाम है क्या? हिसारडेल। क्या नाम है? हिसारडेल। ये एक क्या है? ये एक शीप की वैरायटी है। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग में यही करते हैं, 2 वैरायटी के सुपीरियर उठाएंगे, उनकी मेटिंग कराएंगे और यहाँ पे हमें नई ब्रीड मिल जाती है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। क्रॉस ब्रीडिंग हमें समझ में आ गया मैम। अब आप हमें समझा दो, क्या समझा दो? ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारी आगे की स्लाइड्स आ जाएंगी। ओके, अब आ गई होगी, बिल्कुल आ गई। चलो कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे तीसरी वैरायटी नहीं दी हुई है, मैं इसको समझा देती हूँ। ये रही, आ गई, दी हुई है, ऐसा नहीं है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? इट इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ 2 डिफरेंट रिलेटेड, ठीक है, 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज हैं, कोई उनका रिलेशन नहीं है। जैसे म्यूल, ठीक है, जैसे कि म्यूल है, जो म्यूल बनाया जाता है वो 2 डिफरेंटली रिलेटेड स्पीशीज को मिला के बना दिया जाता है। कैसे बनता है? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। म्यूल कैसे बनता है? हम लेते हैं यहाँ मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स, क्या लेंगे? ठीक है, तो कंबाइंड होके आपको निकल के आता है म्यूल। क्या मिलता है? म्यूल मिलता है। तो ये है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, 2 बिल्कुल ही अलग अलग तरीके की प्रजातियों को हमने मिक्स कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलेंगे, तो आउट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो किए गए। बैक करो भाई, आज तो ये स्क्रीन सपोर्ट ही नहीं कर रही, बिल्कुल बोल रही ना
आज सपोर्ट नहीं करेंगे, आज अपने मन से चलेंगे हम, तो नहीं, मन से नहीं चलेंगे, हम इसे चलाएंगे तभी ये चलेगी। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MOET, क्या है ये? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। दीज आर बेस्ट मेथड्स टू परफॉर्म एनिमल ब्रीडिंग, ये एक बेस्ट मेथड होती है एनिमल ब्रीडिंग को परफॉर्म करने के लिए। इसमें क्या होता है? इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। क्या है इस प्रोग्राम में? हम हर्ड को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे? कैटल हो गया, शीप, बफेलो, फिर और क्या हो सकता? गोट, ठीक है। और कौन से एनिमल हो सकते हैं जिनमें हम ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं? ये एक टाइप का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी ही एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और रैबिट, बफेलो तो मैंने बता दिया, रैबिट भी होता है, रैबिट्स में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़, तो कि ये इस तरीके से होती है। इसके अंदर प्रोसीजर क्या है? चलो प्रोसीजर देख लें हम इसकी, इसमें दी है क्या? हम देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं दी है, हम खुद ही प्रोसीजर लिख लेते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या है। MOET की प्रोसीजर बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पे ये है हमारी गौ माता, ठीक है, ये है हमारी गौ। ड्रॉ बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी तुम लोग मजाक उड़ाने लगोगे ड्रॉ कर देंगे तो। ये है गौ माता, हमने इनमें FSH लाइक हार्मोन इंड्यूस कर दिया। क्यों कर दिया? जिससे कि क्या हो जाए, MONE हार्मोन रिलीज कर दिया, जिससे कि यहाँ पे ओव्यूलेशन जो है वो क्या हो जाए? सुपर हो जाए, सुपर ओव्यूलेशन हो जाए यहाँ पे। इसके बाद में क्या हुआ? अब इसके बाद में क्या होता है? FSH लाइक हार्मोन हमने इंड्यूस कर दिया है। अब जब काऊ प्रोड्यूस करेगी 6 to 8 एग्स इंस्टेड ऑफ 1 एग, वैसे तो एक एग प्रोड्यूस करती थी, लेकिन यहाँ पे अब 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे FSH डाल दिया है। क्या डाल दिया है हमने? FSH डाल दिया है। तो जैसे इसने 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, इसको या तो हम इट इज ईदर मेटेड विद एन एलाइट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या तो हम इसकी मैटिंग करा देंगे किसके साथ में? देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, या तो हम इसकी मैटिंग करा दें एक एलाइट बुल के साथ में, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दें। क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? मैं बताऊंगी मैं आगे, ठीक है। या फिर हम उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दें। दो चीजें हम करा सकते हैं। इसके बाद में जब एग फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है, एग क्या हो जाए? फर्टिलाइज हो जाए, और वो किस स्टेज में आ जाए? 8 से 32, ठीक है, 8 to 32 सेल स्टेज आ जाए। इस टाइम में हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे, ठीक है, नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेंगे और सैरोगेट मदर में डाल देंगे। रिमूव्ड नॉन सर्जिकली और इंसर्टेड इन सैरोगेट मदर। क्यों मैम हमने ऐसा क्यों करा? हमने ऐसा क्यों करा? सैरोगेट मदर में क्यों पुट किया? क्योंकि जिससे कि ये वाली जो काऊ है ना, ये वापस एग प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाए, इसलिए हमने उसको निकाल के सैरोगेट मदर के लिए सैरोगेट मदर में इंजेक्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हमारी मदर है, ये मदर तो यही हुई, ठीक है, यही हमारी मदर हुई। ये जो मदर है अब ये रेडी हो जाएंगी अगेन फॉर सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है, रेडी फॉर अनदर सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात?
समझ में आ गया? नोट कर लो, या मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से, मैं यहाँ से हट जाती हूँ कि आप लोगों को दिख जाए, नोट कर सको, इसलिए नोट करते जाया करो, मैं इसलिए स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमने क्या पढ़ा? MOET। ठीक है, व्हाट इज MOET? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम एम्ब्रियो को 8 to 32 स्टेज में सैरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे कि जो मदर है, ठीक है, जो जेनेटिक मदर है, वो रेडी हो जाए फॉर अनदर सुपर ओव्यूलेशन। इज दैट क्लियर और नॉट एवरीवन? टेल मी फास्ट, इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है ये, है कि नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या मतलब हुआ? प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम मेल इनटू द ओविडक्ट ऑफ द फीमेल बाय द ब्रीडर। ये स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था, है ना, रिप्रोडक्टिव हमने चैप्टर पढ़ा था, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा था कि नहीं? दिस इज सेम बट दिस इज वी आर रीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, सीमेन को कलेक्ट करेंगे और फीमेल ओविडक्ट में हम यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। दिस इज व्हाट? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखें हम, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि सुपर ओव्यूलेशन के लिए हम हार्मोन इंजेक्शन देते हैं, जो कि FSH होता है। एपीकल्चर हम पढ़ चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया था, बी कीपिंग की प्रैक्टिस को हम एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट जैसे हनी एंड बी वैक्स, ये दो चीज़ों के लिए हम बी कीपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज एन इंडस्ट्री विच डील्स, ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कैचिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की जाती है। अरे एपीकल्चर, ये फिशिंग होगा यहाँ पे, ये गलत है बेटे, ये गलत है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, दिस इज नॉट एपीकल्चर। एपीकल्चर में तो मैम हम बी कीपिंग करते हैं, अभी आपने बताया है। तो ये क्या है जो आप बोल रही हो? अगर मछलियों का पालन करना है, इसको हम फिशरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? फिशरीज की बात की जा रही है, तो ये पॉइंट भी गलत है, इग्नोर दिस पॉइंट बच्चों। ठीक है, सिर्फ इसकी बात करेंगे हम, इस वाले पॉइंट की। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ क्या लिखा है? इट इज एन इंडस्ट्री दैट डील्स विथ कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस को कैच करना, प्रोसेस करना, मार्केटिंग करना, एंड अदर एडिक्वेट एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स दैट आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू। भाई पैसा ही पैसा होना चाहिए, वही काम है। ऐसी मछलियाँ पकड़ो, ऐसी मछलियाँ पकड़ के बेचो जो आपको पैसा ही पैसा दे। ठीक है, तो यही काम है। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस, कैटला पढ़ा है हमने 11th क्लास में, कैटला, रोहू। ठीक है, कुछ मरीन फिशेस के भी एग्जाम्पल हैं, हिल्सा एंड मैकरेल। क्या है? कैटला, रोहू जो है, ये दो फिशेस हैं जो फ्रेश वाटर हैं। मरीन फिशेस के नाम है हिल्सा एंड मैकेरल। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़े हम। एनिमल ब्रीडिंग हम पढ़ चुके हैं, अब क्या आता है आगे? ये एकदम ना मेरे लिए भी सरप्राइज हो रहा है, कौन सा टॉपिक आने वाला है, अब कौन सा टॉपिक आएगा, तो हम वही टॉपिक पढ़ लेंगे। तो अब देखो, प्लांट ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग हम पढ़ चुके हैं, एनिमल ब्रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। कितने टाइप की होती है? इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ लिया हमने, MOET पढ़ लिया, अब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। एनिमल कंप्लीट हो चुका है। प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो यहाँ प्लांट ब्रीडिंग का क्या मतलब है? ऐसी प्रोसेस, ठीक है, ऐसी प्रोसेस इन विच टू जेनेटिकली सिमिलर वेराइटीज आर पर्पसली क्रॉस्ड। हमें पता है कि एक ये वैरायटी का जो पेड़ है ये अच्छा है, ठीक है, एक ये अच्छा है, और दूसरा ये वाला जो पेड़ है एक ये अच्छा है, दोनों अलग अलग हैं। हम इन दोनों की क्या करा देंगे?
पर्पसली इन्हें हम क्रॉस करा देंगे तो हमें एक हाइब्रिड वैरायटी मिल जाएगी, हाइब्रिड वैरायटी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है? वाह क्या पत्तियां बनी हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग में स्टेप्स क्या हैं, चलो स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स हैं, पहले जेनेटिकल वैरायटी का आप वेरिएबिलिटी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, 2 अलग अलग जेनेटिक वैरायटी का आपका प्लांट कलेक्ट कर लो। फिर क्या करो, इवोल्यूशन ऑफ जर्म प्लाज्मा इन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जर्म प्लाज्मा का इवोल्यूशन करना। पेरेंट्स आप क्या ले रहे हो, क्या वैरायटी के पेरेंट्स हैं आपके वो लो। फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दो पेरेंट्स के बीच में। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड्स, बहुत सारे आ गए, उनमें से सुपीरियर हाइब्रिड्स को सिलेक्ट कर लो। टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स, और इनको मार्केट में बेच दो, इनको मार्केट में बेच दो। और फिर क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। यही काम है, हर चीज़ हम पैसों के लिए कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। टेस्टिंग होगी पहले, फिर अगर सही होगा तो रिलीज कर दीजिएगा, फिर मार्केट में बेच दिया जाएगा। खत्म बात। प्लांट ब्रीडिंग समझ में आया, आया कि नहीं, बोलिए आया कि नहीं। आ गया होगा यार, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या है एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग के, तो यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग इज वन ऑफ द सुटेबल वेज टू लोअर द डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट ऑन वेरियस इंसेक्टिसाइड। भाई यहाँ पे जब आप प्लांट ब्रीडिंग कराओगे तो ये इंसेक्टिसाइड पर डिपेंड नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, ये खुद से ही अपने आप को बचा लेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये खुद से ही अपने आप को बचा लेंगे, प्रोटेक्ट करना ये जानते हैं। अगला, ईल्ड ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की ईल्ड कैसी होगी, कैसी होगी क्रॉप्स की ईल्ड, जैसे फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्ट द ईल्ड। भाई ये अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कैसे अफेक्ट करेंगे, रस्ट ऑफ वीट, वीट पे रस्ट लगना, ठीक है। रेड रोट ऑफ शुगर केन, शुगर केन रेड रोट हो जाता है, रेड रोट लग जाता है, वीट में रस्ट लग जाती है। रोट ऑफ क्रूसिफर्स, क्रूसिफर्स में रोट होना। मोसैक, मोसैक टोबैको मोसैक वायरस के बारे में पढ़ा है ना, टोबैको मोसैक वायरस पढ़ा है कि नहीं, कुछ ऐसा दिखता है, याद आया, कुछ याद आ रहा है, बताओ कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ दिखता था, बोलो। टोबैको मोसैक वायरस, ठीक है। टर्निप मोसैक, टर्निप मोसैक, तो ये सारी चीजें जो हैं ये ईल्ड को अफेक्ट कर देती हैं। और क्या, डिसीज रेजिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग, अरे रे, कन्वेंशनल ब्रीडिंग और जेनेटिकली इंजीनियरिंग। डिसीज रेजिस्टेंस कैसे पाया जा सकता है, जब हम उसमें क्या करें, जब हम उसमें, फिर आगे बढ़ गया, आज तो ये कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है कभी कभी, दिन अच्छा नहीं होता है। डिसीज रेजिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से आप उसे डिजीज रेजिस्टेंस बना सकते हो। म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन मेथड्स का यूज करके आप वैरायटी को अच्छा कर सकते हो। अब कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या है, अब आपने बोला मैम कन्वेंशनल ब्रीडिंग, तो अब आप बताओ क्या होता है। अगर आपने कुछ बोला तो वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो देखो, कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो होती है ये मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस है। क्या है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, वो है 2, कौन सी, कन्वेंशनल ब्रीडिंग और दूसरी कौन सी है, एक हमने पढ़ी थी कन्वेंशनल ब्रीडिंग, दूसरी कौन सी है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये 2 हमें पढ़नी है। चलो इसको नोट करो, जब तक नोट करो फटाफट से।
कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, हाँ कन्वेंशनल ब्रीडिंग की हम बात कर रहे थे। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग के। पहला क्या है? स्क्रीनिंग, फिर जर्म प्लाज्मा, हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, टेस्टिंग एंड रिलीज। ठीक है, इतने इसके स्टेप्स होते हैं। सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्मा, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम सिलेक्टेड प्लांट्स का, सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन करेंगे हाइब्रिड्स का, फिर टेस्टिंग करेंगे और मार्केट में रिलीज कर देंगे फॉर कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन के लिए इसको मार्केट में बेच दिया जाएगा। ये होती है कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अब देखो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या टेबल मेंशन है। टेबल मेंशन नहीं है ना, तो हम टेबल खुद ही ड्रॉ कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम खुद ही ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें मैम टेबल बनानी है, आप हमें टेबल बना के बताओ। तो यहाँ ध्यान दो, टेबल आप लोग खुद बनाना, बस मैं यहाँ लिख रही हूँ, मतलब मैं लाइन नहीं खींचूंगी। यहाँ लिखो क्रॉप, क्या लिखो? क्रॉप। पहला कॉलम, 3 कॉलम बनेंगे, क्रॉप, वैरायटी एंड रेजिस्टेंस टू डिसीज। क्रॉप, वैरायटी और रेजिस्टेंस टू डिसीज। ठीक बात। अब देखो यहाँ पे पहला क्रॉप है हमारे पास में वीट गेहूं। इसका वैरायटी है हिमगिरी। क्या वैरायटी है? हिमगिरी। इसकी जो वैरायटी है उसका नाम है हिमगिरी। ठीक है, क्या नाम है? हिमगिरी। अब रेजिस्टेंस, किस चीज के लिए रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट। लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, इन पर रस्ट नहीं लग सकती है, लिखते जाना, साथ में लिखना है आप सभी को। लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट और हिल बर्न्ट क्लियर है कि नहीं? पहला हो गया, फर्स्ट इज वीट। सेकंड बता दो अब हमें, सेकंड कौन सा क्रॉप लेंगे हम? सेकंड जो क्रॉप लेंगे दैट इज ब्रासिका। क्या नाम है? ब्रासिका। अब मैम इसकी आप वैरायटी बता दो। वैरायटी क्या होगी इसकी? जब हम वैरायटी की बात करते हैं तो पूसा स्वर्णिम, बिल्कुल सही, पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम इसकी वैरायटी है। ये किस चीज के लिए रेजिस्टेंस देता है? तो ये वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंस देता है। वाइट रेजिस्टेंस देता, कोई देना मतलब ऐसा नहीं है कि ले रेजिस्टेंस मतलब कि ये वाइट रस्ट को नहीं लगने देगा, आने नहीं देगा। ठीक है, वाइट रस्ट। थर्ड क्या? कॉलीफ्लावर। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर की। कॉलीफ्लावर की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो नई वैरायटी है, बस थोड़ा सा चैप्टर है, पेशेंस रखो, कंप्लीट कर देंगे हम। कॉलीफ्लावर में आता है पूसा शुभ्रा। ठीक है, पूसा शुभ्रा। रेजिस्टेंस ब्लैक रोट। साथ में बनाना है, इसलिए आराम से पढ़ा रही हूँ। जल्दी हमें कोई नहीं है, कहीं नहीं भागना है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, घर पे बैठे हुए हैं हम। कॉलीफ्लावर के बाद में आता है काउपी। क्या आता है? काउपी, जिसकी जो वैरायटी है उसको हम बोलते हैं पूसा कोमल। हाँ, कोमल, नाजुक कोमल वाला ही कोमल, पूसा कोमल। किस चीज के लिए रेजिस्टेंस देता है ये?
पूसा कोमल किस चीज के लिए रेजिस्टेंस देता है? बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। डन, रिटन, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, नेक्स्ट क्या है? चिली, चिली मिर्च, ठीक है, चिली। चिली की जो वैरायटी है उसका बोलते हैं पूसा सदाबहार, सदाबहार, ठीक है, बिल्कुल सही नाम है, पूसा सदाबहार। अब ये क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है? किस चीज के लिए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है? चिली मोसेक वायरस, टोबैको मोसेक वायरस और लीफ कर्ल। चिली मोसेक वायरस, टोबैको मोसेक वायरस और लीफ कर्ल्स के लिए रेजिस्टेंस देती है ये वाली वैरायटीज, ये जितनी भी वैरायटीज हमने पढ़ी हैं। चलो, इस टेबल का अगर नहीं लिख पाए हो, वैसे तो मैंने इतना स्लो बनाया है कि आप सबने लिख लिया होगा, तब भी नहीं लिख पाए हो तो जल्दी से इसका क्या करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और इसको ड्रॉ कर लो। ये लो, लो इसका स्क्रीनशॉट, ड्रॉ करो। अब देखो, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि ये सारे डिसीजेस को नहीं बचा पाएगा कि हर डिसीज से बचा ले, पर ये कुछ वैरायटी ऑफ डिसीजेस के लिए बचा सकता है। इससे और क्या होगा कि ना वाइल्ड वैरायटीज जनरेट होने लगेंगी, ठीक है। डिसीज से बचाएगा तो, पर वो बहुत कम गिनी चुनी डिसीज से बचाएगा, साथ ही में वाइल्ड वैरायटीज जो है वो भी जनरेट होने लगेंगे। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के ये भी क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद में आ जाओ म्यूटेशन ब्रीडिंग पे। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? जेनेटिक वेरिएशन अचीव होता है जब हम बेस सीक्वेंस में चेंजेस ले आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम? बेस सीक्वेंस में चेंजेस ले आते हैं, तो यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब कि ब्रीडिंग बाय आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग म्यूटेशन यूजिंग केमिकल्स लाइक एनालिन और रेडिएशंस लाइक गामा रेडिएशन। यहाँ देखो, जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड विच आर द रिजल्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रेट्स नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप। पेरेंट्स में नहीं मिलते हैं, बेस पेयर्स में चेंजेस कर देते हैं। किसकी मदद से करते हैं? म्यूटाजेंस। जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। म्यूटाजेंस जैसे कि केमिकल्स या फिर रेडिएशंस जैसे कि गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, ठीक है। डन हो गया, गामा रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। अब आगे अगर और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, थोड़ा और मैं बता देती हूँ, थोड़ा और मैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में आपको बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ और क्या हो रहा है। ये भी फॉलोइंग स्टेप्स में होती है। कैसे स्टेप्स होते हैं? इंड्यूसिंग म्यूटेशन, ठीक है। क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? इंड्यूसिंग म्यूटेशन। सेकंड क्या होगा? स्क्रीनिंग। किस चीज की स्क्रीनिंग करेंगे? स्क्रीनिंग द प्लांट फॉर रेजिस्टेंस, स्क्रीनिंग द प्लांट फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? स्क्रीनिंग फॉर प्लांट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? स्क्रीनिंग द डिजायरेबल प्लांट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ब्रीडिंग। स्क्रीनिंग करेंगे डिजायरेबल प्लांट की फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ब्रीडिंग। देखो यार, इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं, थक गई मैं बोलते बोलते। इसके पहले भी क्लास ली थी तब भी थक गई थी, तो इसलिए थोड़ा तुम लोग लाइक तो करा करो। इतनी गर्मी लग रही है पर लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि कैसा लग रहा है। थोड़े से कमेंट्स आते हैं वो मैं रीड कर लेती हूँ। तुम लोग बस लेक्चर देखा, पढ़ा, हमारा काम हुआ, हम निकल गए, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट निकाल के
वो जो चैट वाला मैसेज आपका कहीं और जा रहा है, उसकी जगह यहाँ पे एक मैसेज करके ज़रूर बताया करो, कमेंट करके कि कैसा लगा आपको लेक्चर। लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, बता दो भाई लोगों को कि इतनी अच्छी क्लासेस डेली चल रही हैं, तो वहाँ आके पढ़ो, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन आता है अंदर से, पढ़ाने में मज़ा आता है। चलो ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अच्छा एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने, एग्जाम्पल और देख लो यहाँ पे। म्यूटेशन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल देखो, मूंग बीन, ठीक है, मूंग बीन जो कि म्यूटेशन से बनाया गया था, मूंग बीन, ये येलो मोसेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, किसके लिए, येलो मोसेक वायरस के लिए, ठीक है, ये उसमें म्यूटेशन के थ्रू ही मूंग बीन को बनाया गया था। भिंडी देखिए, भिंडी क्या बोलेंगे भिंडी को, बहुत से लोग बोल देंगे मैम लेडी फिंगर। अरे लेडी फिंगर तो सबको पता है, साइंटिफिक नेम क्या है भिंडी का, भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, ये लो मैंने ही लिख दिया, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, मैंने ही लिख दिया। चलो, तो भिंडी की भी एक ऐसी क्वालिटी बनाई जाती है जो बहुत सारे क्या करते हैं, येलो मोसेक वायरस से बचाता है। और न्यू वैरायटी का नाम क्या है, न्यू वैरायटी का नाम है प्रभानी, क्रांति लेकर आ गई ये भिंडी, देख रहे हो, इसकी जो न्यू वैरायटी बनाई गई है, इसकी न्यू वैरायटी का क्या नाम है, क्रांति लेके आई है वो, न्यू वैरायटी का नाम है प्रभानी क्रांति, ठीक है, ये बनाई गई है म्यूटेशन करके, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के एग्जाम्पल्स हैं। आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों बोलो। अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आप सभी ने सुनी होगी, क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि सर्टेन वाइल्ड वेराइटीज हैव डिसीज रेजिस्टेंस characteristics but they are low yielding. Disease resistance gene from such varieties are introduced by high yield variety through recombinant DNA technology. यहाँ पे recombinant DNA technology का यूज़ करके high yield variety बनाई जाती हैं जो कि disease resistance gene से बनाई जाती हैं, या वो disease resistance gene भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी वेराइटी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं जिसमें recombinant DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स जो है वो यहाँ पे बना ली जाती हैं। क्लियर है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स क्या होते हैं, सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड बायोकेमिकल कैरेक्टर्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेट्स, पेस्ट नहीं पेस्ट, क्या है पेस्ट, सच वेराइटीज आर ब्रीड विथ नॉन रेजिस्टेंस वेराइटी। देखो नॉन रेजिस्टेंस वेराइटी के साथ में हम ब्रीड कर देंगे रेजिस्टेंस वेराइटी को, जिससे कि एक न्यू पेस्ट रेजिस्टेंस हाइब्रिड क्रिएट होगा। नॉन रेजिस्टेंस को मिला दिया तो एक पेस्ट रेजिस्टेंस हाइब्रिड क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल क्या है, पूसा कोमल, ये हमने अभी बताया था, पूसा कोमल काऊ भी है, ठीक है, हिमगिरी जो वीट की वैरायटी है ये भी अभी मैंने बताया था, पूसा गौरव इज अ वैरायटी ऑफ ब्रासिका, ठीक है, फिर पूसा सवानी ऑफ ओरका विच इज रेजिस्टेंट शूट एंड फ्रूट बोअर्स, ये मैं बता चुकी हूँ, तो टेबल मैंने बताई थी, इसको स्किप कर सकते हो। बायो फर्टिलाइजर्स पे आ जाओ, बायो फोर्टिफिकेशन, भाई सॉरी थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते, दिखना भी कम हो गया है क्योंकि, तो हमें बात करनी है बायो फोर्टिफिकेशंस की। चलो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, छोटे छोटे से टर्म्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे से टर्म्स हैं जो जानना ज़रूरी है। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, चल हाँ,
Biofortification, process of breeding crops that has a higher level of vitamins, minerals, higher proteins and healthier fat content. Biofortification में crops की breeding कराया जाता है जिनमें हायर लेवल ऑफ विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, हायर प्रोटीन्स हो और हेल्थियर फूड कंटेंट प्रेजेंट हो. दैट्स इट. देखो एक चीज आती है सिंगल सेल प्रोटीन, जैसे शॉर्ट फॉर्म में SCP बोलते हैं. क्या बोलते हैं? SCP, सिंगल सेल प्रोटीन. एंड टिश्यू कल्चर भी यहाँ पे ऐड करा है. इसमें क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन को ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन. जैसे स्पाइरुलिना कैन सर्व एज द सोर्स ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा. स्पिरुलिना जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसमें प्रोटीन है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो और दूसरी चीज़ें हैं. तो बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन प्रोवाइड करना, ठीक है, एनिमल को या ह्यूमन को किसी दूसरे सोर्स से. जैसे माइक्रोब्स, एक तो मैंने स्पिरुलिना बता दिया, मिथाइलोफाइलस, ठीक है, मिथाइलोफाइलस. और दूसरा क्या हो सकता है? मिथाइलोट्रोपिस, PH लगा लेना यहाँ पे. मिथाइलोट्रोपिस भी होता है, मिथाइलोट्रोपिस भी यहाँ पे होता है, ठीक है. तो सिंगल सेल प्रोटीन में जो माइक्रोब्स हैं ये सारे क्या है? ये इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पे यूज करे जाते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है. रिच इन प्रोटीन, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसके बाद में एडवांटेजेस क्या है? ये इजी टू ग्रो है, इजी टू ग्रो. दूसरा एडवांटेज क्या है इनका? दूसरा एडवांटेज है न्यूट्रिएंट रिच. ये तो हमें पता है, न्यूट्रिएंट रिच है. तीसरा एडवांटेज क्या है मैम? तो तीसरा एडवांटेज भी बहुत सिंपल सा है कि ये हाई ईल्ड करते हैं. क्या करते हैं? हाई ईल्ड करते हैं. और एक और लिख सकते हो चाहो तो कि ये पॉल्यूशन का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करते हैं. तो ये SCP के क्या है? एडवांटेजेस हैं. समझ में आ गया? आ गया होगा. नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना एक बार. फिर आओ टिश्यू कल्चर पर. व्हाट इज टिश्यू कल्चर? भाई टिश्यू ले लो प्लांट का एक ठो, ठीक है, उसको एक कल्चर मीडियम बनाओ, कल्चर मीडियम में ग्रो करो या अलग अलग टिश्यूज लेके उसकी ब्रीडिंग करा के नई वैरायटी बना लो और फिर जब वो बन जाए, ठीक है, कुछ स्टेजेस में आ जाए, सेल स्टेजेस में उठा के उसको ग्रो कर लो. यही है मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट. न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट बनाने के लिए हम मैनिपुलेशन करते हैं प्लांट का. एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम ऑफ प्लांट. क्या इसमें लेते क्या है? टिश्यू कहाँ कर लेते? कहीं का भी काट के ले लोगे कि नहीं, एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम ऑफ प्लांट ही यूज करते हैं फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट. प्लांट को वायरस फ्री बनाने के लिए टिश्यू कल्चर किया जाता है. समझ में आ गया टिश्यू कल्चर. इसको और रीड कर लेना अगर आप लोग चाहो तो. फिर माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? इट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट. बहुत ध्यान सुनना, टिश्यू कल्चर के अंदर ही है ये टॉपिक भी. माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? एक ऐसी मेथड है, ठीक है, टिश्यू कल्चर की जिसमें जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रही, बहुत कम टाइम में इसको कर सकते हैं और प्लांट जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है और उसे क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स. क्या बोलते हैं हम? सोमा क्लोन्स. जुड़वा भाई होते हैं प्लांट्स के, भाई बहन दोनों हो सकते हैं, ठीक है. प्लांट्स जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. माइक्रो प्रोपोगेशन का यही मतलब है. इससे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाए जाते हैं इस मेथड से, ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं. नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे ये खत्म हो गया है पर कुछ चीज़ें रह गई हैं, ठीक है.
अब क्या बचा है, एक लास्ट टॉपिक बचा है जो मैं आपको बता दूं। लास्ट टॉपिक बता दूं मैं आपको क्या बच गया है यहाँ पे बेटा, यहाँ बच गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बच गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो सबने पढ़ा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलो लिख दूं मैं यहाँ, वेरी गुड। ग्रीन, ओके दिख ही नहीं रहा है ये कलर, तो हम ब्लैक ही लेंगे। वॉट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, सबने पढ़ा है, सोशल साइंस में भी पढ़ा है हमने, है ना, कई जगह ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना। ठीक है, ये था मेन टारगेट ग्रीन रेवोल्यूशन का। किसकी, जब शुरू हुआ था तो यहाँ पे वीट एंड राइस, ठीक है, इन दो चीज़ों की वैरायटी को वो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बनाना चाहते थे। और कब स्टार्ट हुआ था, इन द मिड 1960, पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, मिड 1960s में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे इंडिया में मेनली, इंडिया क्या है, इंडिया में भाई 33% जो है इंडियन इकोनॉमी का 33% जो है ना जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से ही है। ठीक है, ड्यू टू एग्रीकल्चर। ठीक है, 33% सोच सकते हो कि जीडीपी में 33% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से है। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जहाँ पे मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पे वीट और राइस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की वैरायटीज की गई। पहला वीट और राइस, इसकी वैरायटी बनाई गई। फिर शुगर केन की भी वैरायटी बनाई गई, किसकी, शुगर केन की। और किस चीज़ की वैरायटी बनाई गई थी, मिलेट्स। यहाँ पे करते क्या है, यहाँ कुछ नहीं करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ले लेते हैं। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या होती हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या होती हैं, ऐसी सीड्स जो जब लगाई जाए तो उनसे बहुत अच्छी वैरायटी के प्लांट्स हों, डिसीज रेजिस्टेंस हो, न्यूट्रिशियस हो और यील्ड ज़्यादा हो, है ना, यील्ड ज़्यादा हो। अभी क्या होता है, जितना हम बीज डाल रहे हैं उसका आधा ग्रो करेगा, आधा वेस्ट होगा, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपको यील्ड मिलेगी। तो यही था ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन मोटिव, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इसमें। इसके बारे में और रीड करना चाहते हो तो आप लोग इसको और रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो अब इसको पढ़ो, इसको रीड करो, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, 10th चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तब तक के लिए मज़े करो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।